नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम पांडे हूं और बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं आपका राजनीति पे चर्चा पर। आज का एपिसोड होगा इम्पोर्टेंस ऑफ अपोजिशन के ऊपर, यानी कि देश के लिए एक विपक्ष का होना कितना ज़रूरी है। आज हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर प्रभात पोद्दार, जो कि राजनीतिक विशेषज्ञ के रूप में हमारे साथ जुड़े हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक्स अ लॉट हमारे एपिसोड में। सर, शुरू करते हैं सर कि एक सफल देश को चलाने के लिए विपक्ष की क्या भूमिका होती है? देखिए, अगर विपक्ष ना हो और वो समर्थ ना हो तो वो देश कभी भी सही इसलिए नहीं चल सकता, क्योंकि कई बार लोग राजनीति में सही इंटेंशंस के साथ आते हैं, लेकिन अगर उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं होंगे, अगर वो गलत साइड जा रहे हैं, उनको रोकने वाला, आवाज़ देने वाला कोई नहीं होगा, तो व्यक्ति को लगेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सत्य है। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग विपक्ष नहीं है तो सरकार को पता ही कैसे चलेगा कि वो जिस राह पे जा रही है वो सही है या गलत है। उससे बड़ी बात, अगर वो कुछ गलती कर रही है और उसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई जा रही तो वो निरंकुश हो जाएगी। कई बार सरकार सही काम करती है, उस पर भी विपक्ष ऑपोजिशन करता है, उस पर भी मुद्दे उठाता है वो, लेकिन इसलिए सरकार थोड़ा सहम के, थोड़ा इस प्रकार से काम करती है कि उसको सोच के काम करना पड़ता है कि अगर इसके विरोध में कुछ हुआ तो प्रिपेयर होती है सरकार कि यार नहीं, इसमें ये सवाल उठाए जा सकते हैं। अब आप और हम आम जनता हैं, हमें तो इतनी टेक्निकलिटीज नहीं मालूम, हम इतने फ्री नहीं हैं, हम इतने समर्थ नहीं हैं कि हमारी बात कोई सरकार सुनेगी। तो विपक्ष का काम ही ये होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली विपक्ष अपने नाम को बहुत सीरियसली ले लेता है। कई बार वो मान के ही चलता है कि उसका काम ही अपोजिशन है, वो अच्छे कामों को प्रेज भी नहीं करता। वो ये मानता है कि मेरा नाम अपोजिशन है तो मेरा काम भी अपोजिशन है, तो ठीक है, स्टिल इट इज अ चेक्स एंड बैलेंस और बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। समवेयर ईगो कम्स इन, आई गेस। नॉट ईगो, इट इज लाइक कि मैंने अगर आपकी तारीफ कर दी तो भाई मैंने तो डिफीट मान ली है। और शायद देश इतना मैच्योर नहीं है कि वो इस बात का डिफरेंस समझ पाए कि कोई व्यक्ति सही काम कर रहा है तो उसको प्रेस करना चाहिए, भले ही वो आपका विरोधी हो। देखिए, विरोधी और दुश्मन दो अलग शब्द होते हैं। हम विरोधी नहीं मानते, हम लोगों को दुश्मन ही मान लेते हैं और उस हिसाब से काम करते हैं। और पक्ष विपक्ष, हमने जो भारत के इतिहास में देखा है कि जब विपक्ष में जो व्यक्ति है वो हर चीज के लिए बुराई करेगा पक्ष की, वही लोग जब इधर आएंगे तो वो भी यही करने वाले हैं। तो ये एक मैच्योर राजनीति का लुकआउट नहीं है। प्रोबेबली हम ट्रांसफॉर्मेशन के दौर में धीरे धीरे वी विल प्रोबेबली रीच देयर। अगर आप यूएस वगैरह में देखेंगे, आपको जान के आश्चर्य होगा कि हम जैसे हमारे यहाँ सरकार कोई अपना नियम लाई तो उसके सारे लोग तो उस पर वोट डालते ही डालते हैं। कभी आपने देखा है कि सरकार के ही लोग कह रहे हैं कि नहीं भैया ये तो सही नहीं, हम वोट नहीं डालेंगे, या कभी आपने देखा अपोजिशन के कुछ लोग कह रहे हो कि नहीं भाई हम सपोर्ट करेंगे? ऐसा नहीं होता। बट यूएस में ये चीज़ बहुत नॉर्मल है कि विद इन द पार्टी तक आपको लोगों को मनाना पड़ता है कि नहीं ये चीज़ अच्छी है। कई बार विरोधी सपोर्ट करते हैं और अपने लोग अगेंस्ट में, तो ये बहुत ही मैच्योर एक रिलेशनशिप है बेसिकली। और मुझे लगता है एक सही तरीके से चीज़ों को चलाने के लिए दिस इज वेल नीडेड ऑल्सो, बिकॉज क्या है कि मतलब अब यहाँ पे प्रॉब्लम वही है ना कि विपक्ष अपनी जगह पे सिर्फ अपने आप को सत्ता पे लाने के लिए लड़ाई कर रहा है, rather than देश को बेहतर करने के लिए। एग्जैक्टली। तो मतलब मुझे लगता है ये मेंटालिटी अगर चेंज होगी, टाइम लगेगा। देखिए, मैं इसको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जब मैं कम यंग था तो उस टाइम जैसे होता था कि राजनीति पे चर्चाएं करना बहुत नेगेटिव माना जाता था। जैसे कहते थे ना, राजनीति तो बहुत गंदी चीज है, क्यों डिस्कशन कर रहे हो। ट्रांसफॉर्मेशन अब ये आया है कि अब हर व्यक्ति उस पर चर्चाएं करने लगा है। तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज है। बिल्कुल बिल्कुल। तकलीफ ये है कि अब आपने अपने गुट बांधे हुए हैं कि हम इस पार्टी के ही सपोर्टर है और तो दूसरे को तो अगेंस्ट में ही है। हम कभी ये नहीं मानते कि हम मल्टीपल पार्टीज के लोगों को पसंद कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते। भाई, अगर आप नरेंद्र मोदी को पसंद कर रहे हैं तो राहुल गांधी ऑटोमेटिकली आपके विरोधी कैसे हो जाते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता। मेरे को भी नहीं समझ में आता। तो ये आम आदमी की बात कर रहा हूँ, पॉलिटिकल पार्टीज के अपने एजेंडा, लेकिन आम आदमी भी इसी विचारधारा में रहता है कि अगर मैं केजरीवाल को सपोर्ट कर रहा हूँ तो मोदी तो विरोधी है मेरा। लेकिन ये मैच्योरिटी शायद अगला स्टेप है। प्रोबेबली जब भी डेवलपमेंट होता है उसके फेजेस हैं, तो पहले से अगर मैं देखूं तो हमारा एक डेवलपमेंट है, डिस्कशंस होने लगे, वो मैच्योर डिस्कशन शायद अगला स्टेप होगा।
Even we are discussing it right Right. now. This is also एक step forward. जी, जी, एक बिल्कुल, तरीके से हम एक बिल्कुल। मुद्दा उठा रहे हैं, बिल्कुल, सवाल बिल्कुल। उठा रहे हैं जो कि पब्लिक तक पहुंचेगा। बिल्कुल। सर मतलब आगे बढ़ते हैं। भारत देश में काफी समय से देखा जा रहा है कि विपक्ष लगातार कमजोर होता है जी, इसमें कुछ कारण शायद उनका खुद का भी होगा, वो ज्यादातर उन्हीं का है। कुछ कारण पक्ष का भी है। नहीं, मैं तो मानता हूँ कि जो मेरा व्यक्तिगत इस बारे में बिलीफ है कि आज जो विपक्ष की हालत है वो उनका ही किया जा रहा है, उसको थोड़ा समझते हैं। हाँ, मतलब बेसिकली मेरा क्वेश्चन यही है कि विपक्ष इतना कमजोर जी। क्यों होता जा रहा है? देखिए, मैं ऐसा मानता हूँ या ऐसा माना जाना चाहिए कि दो प्रकार के निर्णय होते हैं, टैक्टिकल एंड स्ट्रेटेजिक। पाकिस्तान आज आप देखें तो आप उसको एक कमजोर देश के रूप में देखते हैं, तो आपको क्या लगता है वो एक आध दो गलत निर्णय के कारण हुआ या लगातार गलत निर्णय लेने के कारण हुआ? बल्कि मैं एक स्टेप और आगे जाऊंगा, लगातार गलत निर्णय लिए और उसके बावजूद मानने को तैयार नहीं कि गलत निर्णय है। कहीं ना कहीं सेल्फ रियलाइजेशन नहीं, सेल्फ रियलाइजेशन है, आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्योंकि देखिए क्या होता है, एक आदमी ने आज गलती की और अगले दिन माफी मांग ली तो उसके पाप साफ हो जाते हैं। लेकिन जब आपको दिखता है ना कि मैंने इतनी गलतियां कर दी हैं कि अगर एक के लिए माफी मांगी तो 1000 के लिए मांगनी पड़ेगी, उतनी हर व्यक्ति की हैसियत नहीं होती। तो ये शायद पर्सनल रिलेशनशिप्स में भी कई बार होता है, देश की राजनीति में भी होता है। आपको पता है कि अगर जैसे कई बार धागा खुलता है ना शर्ट का, तो पूरी शर्ट फट जाती है। तो ये इनकी गलतियां इतनी हो गई हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। तो बेहतर क्या है कि हमने जो किया भाई साहब वो तो सही है। ये कहने में आज भी आपको संकोच है कि नेहरू जी की कई नीतियां अच्छी थी, मानता हूं मैं, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसीज और फॉरेन पॉलिसीज का कोई भी मैं तो उसका फैन नहीं हूँ कि भाई उनकी वो तो। लेकिन आज भी अगर पक्ष या सॉरी उनकी पार्टी अगर आज भी आंखें बंद करके कहती नहीं उनका तो सही था नहीं, सही नहीं था। आप इंटेंशन सही था बोल सकते हैं। आप ये कहिए ना इंटेंशन थे, चीजें ठीक नहीं हुई, तो जनता भी थोड़ी मैच्योर है, कहेगी हाँ भाई कोशिशें की जाती हैं। कई बार भाई जैसे डिमोनेटाइजेशन है, उस पर बोला जाता है कि भाई ये तो बहुत ही फ्लॉप फैसला है एवरीथिंग। अगर डिमोनेटाइजेशन इतना ही फ्लॉप फैसला है तो उसके बाद ये यूपी कैसे जीत गए? हाँ डेफिनेटली, क्योंकि उसके बाद यूपी में उनकी बहुत सीटें आई थी जितना मुझे याद आता है। बिल्कुल। देखिए हुआ क्या, विपक्ष क्यों कमजोर है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि ये जो विपक्ष है ये काफी दिनों तक सत्ता में रहा, कांग्रेस बहुत टाइम तक सत्ता में रही। तो जो परसेप्शंस बने वो ये थे कि सिस्टम चेंज नहीं होते, करप्शन कभी खत्म नहीं होगा, कभी भी कोई नेता जेल नहीं जाएगा। और आप ये जानते होंगे फिल्मों में लगातार ये चीजें कही जाती थी, और कहीं ना कहीं आपने और हमने भी शायद ये चीज एक्सेप्ट कर ली थी कि सिस्टम चेंज नहीं होंगे। और जैसे गांधी जी ने कहा था, ऐसा मैंने मतलब जो कहा जाता है कि फ्रीडम जब स्ट्रगल खत्म हुआ तो उन्होंने कहा था अब कांग्रेस खत्म कर देनी चाहिए। क्यों खत्म कर देनी चाहिए? बोलो क्योंकि जिस पर्पस से बनी थी वो हो गया पूरा, नई पार्टी बनाओ। लेकिन क्योंकि उनको लेगेसी का फायदा उठाना था कि भाई हमने देश को आज़ादी दिलाई, वो आज भी वो कह के बैठे हुए भाई साहब जिन्होंने आज़ादी दिलाई थी वो अब नहीं है, तो चले गए, वो तो चले गए हैं। आप उनके नाम पे खाना चाह रहे हैं डेफिनेटली। और या तो फिर उनके जैसी विचारधारा क्या तो लाइए, उस वो लेवल लाइए सर। आप था एक समय भाई वो भी था। आप बताएं, मैं ऐसा मानता हूं कि कांग्रेस के जो कुछ अच्छे प्रधानमंत्री रहे हैं उनमें मैं मानता हूं पीवी नरसिम्हा राव को मैं बहुत बोलने ही वाला था। उनकी मैं बहुत श्रद्धा है मेरी उनके लिए, जबकि प्रिडोमिनेंटली मैं कांग्रेस को पसंद नहीं करता हूं। उन्होंने इतने अच्छे नियम लाए, इतने अच्छे एलपीजी की, आज जो हमारा देश इतना आगे बढ़ा है उसमें बहुत बड़ा योगदान है उनका और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का। बट बिकॉज इट वॉज कन्वीनियंट फॉर कांग्रेस की डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो हम प्रमोट कर देंगे, बट वो नरसिम्हा राव को कभी प्रमोट नहीं किया। इवन ऐसा बोला जाता है जब उनकी डेथ हुई तो इन्होंने कांग्रेस कार्यालय में उनकी डेड बॉडी नहीं आने दी साहब। उन्होंने प्रेशर डाला कि इनका क्रिमिशन दिल्ली में नहीं होगा, इनको हैदराबाद ले जाओ। क्योंकि नियम ऐसा था, मैंने कहीं पढ़ा था बुक में, कि अगर पूर्व प्रधानमंत्री का क्रिमिशन जिस शहर में होता है वहां उनके नाम का स्मारक बनता है। एंड कांग्रेस स्पेशली रादर गांधी डिडंट वांटेड कि उनके अलावा किसी के स्मारक दिल्ली में रहे। बेबाक बात है तो बेबाक बात है साहब। सर आप अपनी ही पार्टी के लोगों की इज्जत नहीं करेंगे जो अच्छा काम कर रहे हैं तो कैसे चलेगा? देखिए इसमें ऐसा माना जाता है कि एक वक्त था जब इंदिरा गांधी थोड़ी सी टूट गई थी इमोशनली, उस टाइम वो विरोध सहने की पोजीशन में नहीं थी, तो उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को अपने आसपास बिठाया जो यस मैडम कर दो। ये कहीं ना कहीं एक कमजोर व्यक्ति का
एक साइन साइन है कि वो विरोध नहीं सह सकता। आई थिंक वहीं से शुरुआत हुई शायद। एक देखिए विरोध ऐसा माना जाता है, ऐसा मतलब कहा जाता है कि वो कहीं ना कहीं एक टाइम था कि देश जैसे अगेन नरसिम्हा राव ने अपने जो ऑफिसर्स बैठाए थे आईएएस में, उसमें कई ऐसे आईएएस ऑफिसर थे जो आपस में जो मेल नहीं था उनका, कन्फ्लिक्ट से वो उनके विचार अलग अलग थे, बट बिकॉज नरसिम्हा राव इतने टैलेंटेड थे, उनको मालूम तो मैं हैंडल कर लूंगा, तो ये विरोध उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हाँ देख लेंगे, अच्छे लोगों ने बैठाओ। बट क्या यही ताकत सोनिया गांधी में है? आई डाउट। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप विरोध सुनने के लिए तैयार नहीं होता तो आप इम्प्रूव नहीं होता है। आज की तारीख में आप इसको मान के चलिए कि डेली बेसिस पे नरेंद्र मोदी को गाली पड़ती है, वो हमने देखा है, लेकिन इतना विरोध मैंने आज तक अपने जीवन में किसी और नेता का नहीं देखा, चाहे वो प्रधानमंत्री रहे हो, बीजेपी के रहे हो, कांग्रेस के रहे। अटल जी का इतना विरोध नहीं हुआ। हाँ बिल्कुल नहीं हुआ अटल जी को तो बल्कि बहुत सम्मान से, बहुत सम्मान है, तो मतलब विपक्ष भी उन्हें बहुत सम्मान देता था। और ठीक है, तो आज कहीं ना कहीं जो आपने एक सवाल पूछा कि क्यों विपक्ष इतना कमजोर है, उसका रीजन ये है कि आपने गलतियां करी परिवारवाद। आप जितने विपक्ष के देख लें लीडर, किसी भी पार्टी को देख लें, ज्यादातर पार्टियां व्यक्ति विशेष है। भाई आप में केजरीवाल हैं आज की तारीख में, नई पार्टी है लेकिन वो केजरीवाल सेंटर्ड है। सेम वे आप लालू प्रसाद यादव की पार्टी देख लीजिए, मुलायम सिंह यादव जी की अखिलेश यादव वाली पार्टी देख लीजिए, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस तो बोलने की जरूरत नहीं। तो जितनी पार्टियां भारत में ज्यादातर परिवार पर सेंट्रिक हैं, तो उनकी पॉलिसीज हमेशा ऐसी रहती हैं कि ये परिवार सेंटर में रहे। तो अगर परिवार सेंटर में है तो पॉलिसी कमजोर हो रही है। इसी की जगह बीजेपी की जो सबसे बड़ी शक्ति है वो ये है कि कैडर बेस्ड पार्टी है, उसमें किसी भी व्यक्ति को कहीं भी बिठा देता है। आपने देखा है? हाँ बिल्कुल। हाँ, अभी बहुत सारे किस्से हुए, एमपी में हुआ, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में हुआ। किसी भी व्यक्ति को फर्स्ट, आप सोचिए राजस्थान में फर्स्ट टाइम के एमएलए को आपने भाई साहब सीएम बना दिया। उससे बड़ी बात, अभी बीजेपी में लोकसभा के टिकट्स के लिए एक पार्षद को टिकट जी दिया जी गया है, एक जिला पंचायत को टिकट, जिला पंचायत अध्यक्ष मैं को टिकट दिया इसके गया है। एक कदम और आगे आता हूँ। पिछले इलेक्शन जब एमपी में हुए थे, राजस्थान में हुए थे, जिसमें जीते थे कांग्रेस वाले, वो वक्त था सचिन पायलट को सीएम बनाने का, ज्योतिरादित्य सिंधिया को सीएम बनाने का, वो वक्त था। बट आप में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आप नए लोगों को आगे ला पाए। आप सोचिए इतनी कमजोर हो गई है कांग्रेस कि जब आपने ये जो राजस्थान के सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे, मैं उनका गहलोत जी, उनको कहा कि एक काम करिए आप कांग्रेस के प्रमुख बन जाइए। उन्होंने कहा ठीक है लेकिन मैं सीएम नहीं छोड़ूंगा। और आप इतना विरोध किया, पार्टी टूट की स्थिति में आ गई, लेकिन आप उसको भगा नहीं पाए। ये कांग्रेस की कमजोरी है कि आज आपका जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इतना लचर है। ये इतनी इनडिसिप्लिन आप बीजेपी में दिखा के क्या सरवाइव कर लेते हैं? नहीं बिल्कुल नहीं, बस स्पेस ही नहीं है, स्पेस ही नहीं है। दिखता है जब कि देखो एक दूसरे के साथ है सब लोग, नहीं साथ नहीं है, एक्सेप्टेंस है, नहीं वो एक अलग चर्चा है। आप ये देखिए बीजेपी के जो दो सबसे पुराने गठबंधन के साथी माने जाते हैं, शिवसेना और अकाली दल, तो अकाली दल से इनका कहीं ना कहीं विरोध हुआ किसान आंदोलन पे, सब छोड़ दिया, बोला हट जाओ। हाँ सही बात है। इलेक्शन के बाद, महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद ये शिवसेना के साथ हुआ, शिवसेना से हट गए। इतना जिगरा होना कि सब अपने सबसे पुराने गठबंधन के साथियों को हम छोड़ने को तैयार हैं क्या? ये और यहाँ पे जो आपका गठबंधन बना हुआ इंडिया अलायंस, सर साउथ में कोई जो नेता है उनका हाल उनका एक आया था जो थोड़ा हिंदू विरोधी उनके बयान आते रहते हैं, वो वहां की राजनीति के अनुसार अपना डायलॉग देता है, उनका जो भी कारण हो। आप उसको पूरे देश में लागू नहीं कर सकते। नहीं, देश में लागू की बात नहीं है, पूरा पोर्ट्रेट तो नहीं कर सकते सर। मैं कह रहा हूँ आप किसी भी धर्म विशेष के विरोध में बात कर रहे हैं, उसका असर कि आपके बाकी अलायंस के साथियों पे नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस बात पे जवाब तो कांग्रेस को भी देना पड़ेगा ना कि भाई स्टालिन जी बोल रहे हैं कि हिंदू तो ऐसे हैं वैसे हैं, तो कांग्रेस से पूछा जाएगा कि आप ये भी इस पे विश्वास है आपका? और अगर विश्वास नहीं है तो ऐसे व्यक्ति से संबंध क्यों? तो एक अंग्रेजी शब्द होता है स्ट्रेंज बेडफेलास, यानी असहज संगठन। ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाना ऐसे राजनीति में जो आपके और उनके विचारधारा नहीं मिलते। जैसे पीडीपी और बीजेपी का हुआ था जम्मू कश्मीर में, उस टाइम उसका भी बहुत विरोध हुआ था कि आपकी विचार जो है वो, आप नेशनलिस्ट पार्टी है, पीडीपी थोड़ी सी माना जाता है पाकिस्तान को सपोर्ट करती है, तो ऐसे व्यक्ति के साथ, या चलिए ऐसा मान लीजिए कि वो चाहती है इंडिपेंडेंट कश्मीर चाहती है। खैर बाद में फिर बात खुली कि वो तो पूरी प्लानिंग चल रही थी 370 हटाने की,
लेकिन आज आपने हर व्यक्ति को उठा लिया। केजरीवाल जो पहले इन सबको करप्ट बोलते थे उनके साथ खड़े हो गए। आज की तारीख में आप देखिए मायावती जी और अखिलेश यादव, कहा जाता है मायावती पे अटैक करवाया था। सब साथ हैं। हाँ, सब साथ हैं भाई। वो बड़ा इनफेमस कांड है, आपको अगर पता होगा, गेस्ट हाउस कांड। सर आपकी इंटीग्रिटी कहाँ है? एग्जैक्टली भाई आप सारी चीजें भूल जाते हैं। आप सारी चीजें भूल जाते हैं। अब आप ये देखिए कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी कह रही हैं कि हम आपके साथ इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, लेकिन वो गठबंधन का हिस्सा है। हाँ। यही चीज मायावती कह रही हैं कि हम इलेक्शन के बाद सोचेंगे, देखेंगे आएंगे कि नहीं। अखिलेश यादव और इनके बीच में अपने आप में चल रहा है कि कितनी सी है। तो अब बात यह है, ये किस प्रकार का गठबंधन है जो कह रहा है कि जो कंफर्टेबल ही नहीं है साथ में इलेक्शन लड़ने के लिए। भाई इतनी आप में शिद्दत नहीं है। बीजेपी के लिए कहा जाता है कि वो जब भी इलेक्शन लड़ते हैं पूरी शिद्दत से लड़ता है। एक मैं बड़ी बात कहता हूँ, कांग्रेस की सबसे बड़ी तकलीफ है दे आर रिलक्टेंट पॉलिटिशियंस, ऐसा बोला जाता है। यानी राहुल गांधी इलेक्शन में आएंगे कि नहीं, सालों तक मुद्दा चला था तब वो घुसे। इससे पहले सोनिया गांधी आएंगी कि नहीं, बोला नहीं मेरे को तो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं है, मेरे हस्बैंड की हत्या हो गई, इन 4 चीज़ें उसके बाद वो आई। प्रियंका गांधी इतना लाग लपेट में देख रहे हैं। आप एहसान कर रहे हैं देश की राजनीति पे आके। भाई क्या फिल्म, साउथ इंडियन फिल्म में हीरो की एंट्री हो रही है कि जो लास्ट में हम आएंगे और सबसे कर देंगे। देखिए ये आपको लगता होगा लोग देखते हैं, बिल्कुल। अगर देश की राजनीति आपके लिए सर्वोपरि नहीं है, स्टे आउट ऑफ इट। आपके सहयोगी हैं वो उसको फेवर करेंगे, लेकिन एक आम आदमी की तरह मुझे तो नहीं लगता कि भाई मुझे वो आदमी चाहिए जो कह रहे देश को बदलना है तो आओ फुल टाइम 24 घंटे राजनीति हूँ मैं। आप तो एहसान जैसे आते हैं। दूसरी तकलीफ ये है कि आपके जो गठबंधन है बड़े असहज हैं। जैसे हमने पहले भी कहा, आपकी आपस में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम करेगा, इस पर डिस्कशन ही नहीं हो रहा। नहीं तो इनका मुद्दा ही क्लियर नहीं है। मुद्दा क्या है? मोदी को हटाना है। भाई मोदी को चलिए हटा देते हैं साहब, अब उसको तो आप क्या करने वाले हैं, इस पे तो चर्चा ही नहीं है। ठीक है, मैंने जितना समझा है कि मेरी कई बार बात है कि साहब ये गलत कर रहे हैं, आप गलत कर रहे हैं, आपने ये गलत कर दिया, आपने वो गलत कर दिया, तो ठीक है चलो मान लिया। प्लान क्या है? व्हाट इज योर प्लान कि आपका क्या प्लान ऑफ एक्शन होने वाला है जब आप सरकार बना लेंगे? वो है नहीं। अब जैसे अगेन वही वाली बात है, जैसे कई बार चर्चाएं चलते हैं कि नरेंद्र मोदी वीक कर रहे हैं विपक्षों, सबको ईडी और सीबीआई की रेड लगा के। विपक्ष को कमजोर करने की जरूरत है कहाँ? ये ऑलरेडी इतना कमजोर है। अच्छा आप ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली कि आप आके बोले ना कि नहीं, हम ये नहीं कहते कि करप्शन हुआ है, आप बोले ना करप्शन नहीं हुआ है। भाई करप्शन हुआ है तो क्यों नहीं जल जाएगा? अगर आपके लिए टाइमिंग सही नहीं बैठ रही, आम आदमी को फर्क नहीं पड़ता। और फिर अगर आप सही हो तो आप बाहर भी तो आ जाओगे, आप अंदर ही क्यों हो? या तो आप ये कहिए कि भारत की न्याय व्यवस्था पे आपको विश्वास नहीं है, या तो आप कह दीजिए सुप्रीम कोर्ट पैसा खा के बैठा है नरेंद्र मोदी से। अगर आपकी इतनी हिम्मत है कि नरेंद्र मोदी के ताबे में है देश का सुप्रीम कोर्ट, अगर आपकी इतनी हैसियत है तो ये बोलिए, वो भी बोलने की हिम्मत नहीं है आपकी। ठीक है, अब बात क्या आती है इलेक्टोरल बॉन्ड पे, तो भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ बोला है, तब बीजेपी ठीक, तब वो सही कर रहा है सुप्रीम कोर्ट। अदरवाइज आपको देश की न्याय व्यवस्था पे विश्वास नहीं है। ये वही न्याय व्यवस्था जो आपने डेवलप करी 70 सालों में। इस इनफिशियंसी के लिए क्या आप जिम्मेदार नहीं है? आपने न्याय व्यवस्था जानबूझ के ऐसी बनाई कि कल को अगर किसी पॉलिटिशियन के ऊपर आरोप लगे तो इतना धीरे काम हो कि वो मर जाए लेकिन खत्म ना हो पाए। ये हम सह रहे हैं, ये देश का नागरिक सह रहा है। इतनी हमने देखी है इनएफिशिएंसीज देश में। नरेंद्र मोदी के आने का जो एक डिफरेंस सबसे बड़ा है कि लोगों को अब ये नहीं कहते कि सिस्टम चेंज नहीं होता, अब लोगों को लगता है भाई कितना चेंज कर देगा, कभी भी हो सकता है, कभी भी चेंज हो सकता है, आज अभी 1 घंटे बाद फिर चेंज हो जाए। तो ये जो विश्वास है। अच्छा कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने शायद इलेक्शंस को 2014 के बाद देखना चालू किया, कई होंगे ऐसे लोग कि 2014 के इलेक्शन के बाद लोगों के परसेप्शन में आओगे कि भाई, तो उनके लिए बेस लाइन नरेंद्र मोदी है, तो कहते हैं तो ढंग का काम नहीं कर रहा। अरे भाई उससे पहले मनमोहन सिंह के 10 साल देख लीजिए, बिल्कुल, उससे पहले अटल जी को देख लीजिए, उससे पहले देखते, अगर मैंने प्रोबेबली 98 से थोड़ा सा देखना चालू किया था, अटल जी की जब पहली बार गवर्नमेंट बनी थी, तो भाई मेरा परसेप्शन है ना कि किसने कितनी एफिशिएंसी से काम किया, कितनी बार गठबंधन में क्या तकलीफ है। ऊपर से गठबंधन ऐसी ऐसी बातें करता है, जैसे इन्होंने कहा अच्छा बीजेपी के लिए 400 जीतेंगे, तो कल मैं अखिलेश यादव का इंटरव्यू देख रहा, बोला नहीं इस बार तो हम 400 जीतने ही नहीं देंगे, 400 पे हराएंगे। अच्छा ओवर प्रॉमिस मत करिए आप। नहीं, और प्रॉब्लम क्या है, ये कह रहे हैं 400 जीतेंगे, हाँ वो कह रहे हैं हम 400 नहीं जीतने देंगे। नहीं 400 हराएंगे, तुम 400 हराए, तुम अपनी बात करो ना। नहीं चलिए कह रहे हैं 400 हम लेंगे। हाँ तो भाई 400 अगर बीजेपी हार रही है तो जीत कौन रहा है भाई?
इंडिया तो आप इतना ओवर प्रॉमिस कर रहे हैं कि लोग आपको वैसे सीरियसली नहीं लेंगे। आप कह रहे हैं हम 80 सीटें जीतेंगे यूपी में। अब अखिलेश भाई मतलब इसके बाद आपकी कोई इज्जत क्यों ही करेगा भाई। अगर बीजेपी का है ना मैं 80 जीतूंगी तो लोग कहेंगे चलो 70 जीत लेगा। आप कहेंगे 80 के 80 जीत लेंगे। भाई साहब आप देखिए यही तकलीफ है। मैंने कहा ना कि गलतियां हुई है, उसका गलतियां मानने की तैयारी नहीं है आपकी। आपको कहीं ना कहीं लगता है अगर हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि मोदी ने अच्छा काम किया हम उससे बेहतर करेंगे, आइए ये नैरेटिव लाइए ना देश में। ये नैरेटिव आप ले आओ, आपको डेफिनेटली फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन काम करना पड़ेगा ना। आपने आज आप एक चीज समझिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। मान लीजिए आज विपक्षी सरकार बन जाए, मान लीजिए बन जाए राहुल गांधी या जो भी बन जाए, सर आपने इतना एसिड टेस्ट कर लिया है ना उस प्रधानमंत्री की पोस्ट का, इतनी गाली बकी है, इतनी स्क्रूटनी हुई है, आप उसकी 5% स्क्रूटनी सहन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपने तो क्या किया, उसके ऊपर बढ़ाते गए प्रेशर कि कहीं से हट जा कहीं। लेकिन ये प्रेशर क्या अगली सरकार पे नहीं रहेगा। अचानक से आपके बात पे आपने चीजों को इतना, जैसे कहते हैं ना कि ऊपर इसकी बना दी है सीमाएं कि ये मिनिमम इतना होना चाहिए। नरेंद्र मोदी तो खेल गए, आप नहीं खेल पाएंगे। सही बात है भाई। मैंने एक बार देखा था एक कोई बहुत फेमस वो हैं आपके पत्रकार हैं, बहुत ही बड़े पत्रकार हैं। एक दिन ट्विटर पे गालियां पड़ी थी उनको, सिर्फ एक दिन। उन्होंने रात को ट्विटर बंद कर दिया था। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि नरेंद्र मोदी काम नहीं कर रहा, दिन भर गालियां बकते हैं। भाई नरेंद्र मोदी बहुत काम कर रहा है। अगर एक्चुअली आपको नहीं दिख रहा है तो फिर कर ही किया जा सकता है। You need eye specialist as much as I do। सर अब बात करते हैं थोड़ा सा कि जो अभी हाल फिलहाल में अरविंद केजरीवाल जी के साथ ये हुआ कि बार-बार ईडी की रेड पड़ी, कई सम्मन्स आए उनके पास और वो वापस उसको ठुकराते रहे और एट द एंड वो भी अंदर हैं, रिमांड चल रही है। इमेज कमजोर कर ली इसमें। मेरा सवाल सर इसके अलावा कुछ मैं और पूछना चाह रहा हूँ कि प्रॉब्लम है इसकी, जो अपन ने बोला ना सर कि ये जो विपक्ष है, जैसे आपने राहुल गांधी जी का बोला कि कब आएंगे आ गए सोनिया गांधी भाई साहब, आज केजरीवाल जी कर गए हैं तो आपको अभी तक सीएम घोषित कर देना चाहिए था। उनका तो पहले ही मुझे ऐसा लगता है। देखिए वो मैं तो उसको ऐसा कहता हूँ कि पहले तो 7 बार सम्मन आया, आप टेक्निकलिटीज पे खेल रहे हैं, हमको ये डेटा समझ में नहीं आ रहा। यार देखो यार, और अगर आप सही हो तो चले जाओ ना। एक आम आदमी को पहली तकलीफ ये कि भारत के आम आदमी को आप बेवकूफ़ समझते हैं कि आप ऐसी बातें करेंगे और वो आपकी बात सुनेगा। देखिए देश की जनता हम भी मानते थे पहले कि इतनी समझदार नहीं है, ऑनेस्ट बात है, जरूरत से ज्यादा समझदार। हाँ, और आज की डेट में तो बिल्कुल ज्यादा समझदार है। तो उनको पहली गलती है देश की जनता के साथ कि वो पहले अपना फायदा देखती है। तो प्रॉब्लम वहां आ जाती है कि कई बार जिस आदमी ने सब्सिडी दी उसको वोट मिल जाते हैं, ये नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन पॉजिटिव पॉइंट ये कि लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, क्योंकि आज इतना सोशल मीडिया, यूट्यूब, एजुकेशन लेवल बहुतों का अंतर है। आप ये जो ढकोसले दिखाते हैं आम आदमी को दिखते हैं। भाई आप 8 बार नहीं जा रहे और उसके बाद आदमी नहीं कहेगा क्या आप डरपोक हैं। सीधी बात। आपने दूसरे लोगों से कहा कि आरोप लगते ही रिजाइन हो जाना चाहिए, केजरीवाल जी का हमेशा रहता था। उसी पे मैं वही बोल रहा हूँ कि मतलब द थिंग इज कि आप अपने स्टेटमेंट से खुद मुकरते हैं। बिल्कुल। और ये पैटर्न देखा गया और है। मैं कह रहा हूँ ये तो चलिए, मैं तो उस पर नहीं जाता। लोग कहते हैं उन्होंने गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, हम कहते कोई फर्क नहीं पड़ता, ले लिया। प्रॉब्लम ये है कि जिन आदमियों का विरोध कर करके आप आए कि देश में करप्शन है, लालू प्रसाद करप्ट है, ममता बनर्जी करप्ट है, कांग्रेस को, आप उनके बाजू में खड़े हुए हो और उनसे पूछा जा रहा है तो कहता है यार मोदी बड़ा है। यार मत करो ऐसा। बोले एक ही मुद्दा है, मोदी को हटाना है। आपकी क्रेडिबिलिटी देखिए, आपकी क्या क्रेडिबिलिटी बची। आप जो एंटी करप्शन को मुद्दा बना के लाते, पहले तो आपने अपने सारे लोग को भगा दिया। आपकी जो स्ट्रॉन्ग लॉबी थी आपकी, शांति भूषण जी, प्रशांत भूषण जी, कुमार विश्वास और योगेंद्र यादव, ये आपके बहुत इंटेलेक्चुअल लोग थे, भगा दिया आपने क्योंकि आपको लगा कल विरोध नहीं, कल को विरोध कर देंगे। तो विरोध से डरते हैं सर। मैं आपको बताऊं, विरोध से सिर्फ वो आदमी नहीं डरता जो सक्षम होता है, जिसको पता होता है। जैसे पीवी नरसिम्हा वो कहते थे करो विरोध, मैं देख लूंगा। नरेंद्र मोदी आप कर लीजिए विरोध उनका, उनको फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। हर आदमी इतना स्ट्रांग है नहीं। देखिए भर भर के गालियां देना सबसे आसान होता है। आज हम खड़े होकर नरेंद्र मोदी को भी गाली दे सकते हैं और राहुल गांधी को भी गाली दे सकते हैं। डेफिनेटली वो बहुत आसान है। काम करते हुए बहुत मुश्किल हो जाता है। सर आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट सवाल कैसा, एक वन वर्ड में सवाल जी आया नाम है जी कि विपक्ष होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, स्ट्रांग विपक्ष होना चाहिए। तो सर ऐसे क्या स्टेप्स होने चाहिए कि ये विपक्ष की स्थिति बेहतर हो? मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से बताना चाहूँगा कि मैं पढ़ाता भी हूँ।
तो इंग्लिश में बच्चे बहुत बार कमज़ोर होते हैं, तो मैं बच्चों से कहता हूँ कि आप एग्ज़ाम पास करने के लिए सिंपल ये चाहते हैं कि मैं 20 सवाल लगा लूँ, आपको अंग्रेज़ी नहीं भी आया तो फ़र्क नहीं पड़ रहा, यानी आप एक शॉर्टकट चाह रहे हैं। मैं उनसे कहता हूँ किताबें पढ़िए, अंग्रेज़ी बेहतर करिए, तो कहते 3 महीने बाद अगला एग्ज़ाम है, 3 महीने बाद अगला एग्ज़ाम है, साल भर देना पड़ेगा अंग्रेज़ी समझने के लिए, तो टाइम नहीं है, एग्ज़ाम निकलता नहीं है। फिर कहता हूँ पढ़ लो, कहते नहीं 3 महीने बाद दूसरा एग्ज़ाम है। तो एक्चुअली जो लॉन्ग टर्म अप्रोच आपकी होनी चाहिए वो छोड़ के आप शॉर्ट टर्म में लगे हुए हो। भाई आज की तारीख में अगर एक्चुअली आपको काम करना है तो आपको पहले देखना पड़ेगा, भाई जब 2014 या 2019 का इलेक्शन कांग्रेस हारी थी, आई थिंक 14 का हारी थी, तो उसका दिन का एक हुआ था, आपस में पूरा दिमाग लगाता है ना कि भाई क्यों हार गए, ये कहने की जगह कि हमारी ये कमजोरी, तो उन्होंने कहते वो तो नरेंद्र मोदी ने 15 लाख रुपए का ऑफर दे दिया था ना, तो उसके कारण हम हार गए। जब तक अंदर नहीं देखोगे तो भाई साहब कुछ होने नहीं वाला, और आपको ये मानना पड़ेगा कि अगर पार्टी के लिए परिवार को छोड़ना पड़े तो भी, और वो तो होना नहीं। तो आई थिंक बहुत एक अच्छा डिस्कशन हुआ जिससे हमें समझ में आया कि विपक्ष की क्या अहमियत है एक देश को अच्छे तरीके से चलाने के लिए। पहले बड़े विपक्ष अच्छे स्ट्रांग रहे तो कहीं ना कहीं सरकार पे प्रेशर रहता है कि ढंग से काम करिए आप। इवन जवाहरलाल नेहरू जी खुद कहते थे कि मीडिया आप विपक्ष का काम करिए। आप बताइए, जब जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे तो विपक्ष में अटल बिहारी वाजपेयी बैठे हुए हैं, आप कर कैसे गलत काम लेंगे? आज हमारा अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ है विपक्ष का? सही बात सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आई थिंक बहुत एक अच्छा एपिसोड रहा और हम लोगों ने यहाँ पे चर्चा करी कि इम्पोर्टेंस ऑफ अपोजिशन क्या होती है, और बेसिकली वही कि एक देश को सही तरीके से चलाने के लिए सरकार जो पक्ष में है वो अच्छे से काम करे, उसके लिए एक अच्छा विपक्ष, एक बेहतर विपक्ष होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज इट इज़ नॉट ओनली अबाउट कि आप सत्ता में आए, इट इज़ ऑल्सो अबाउट कि जो पॉलिसीज़ हैं, जो भी चीज़ें देश के लिए बेहतर हो सकती हैं, वो मुद्दे आप उठाएं ताकि जो पक्ष की सरकार है वो ज़्यादा अच्छे से काम करे। बिल्कुल नॉट रॉन्ग। बिल्कुल। तो दिस वॉज इट। आपको अगर क्या लगता है इस मुद्दे के बारे में कि विपक्ष इम्पोर्टेंट है नहीं है, जो भी लगता है आप हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए खबरी, क्योंकि खबरी की है हर खबर पर नज़र। नमस्कार।